हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से 4th चैप्टर के सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से एक पार्ट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट पार्ट में MNCs के बारे में पढ़ा, इंटरलिंक के बारे में पढ़ा, जिनकी जानकारी हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि जो MNCs होती हैं उनकी क्या पॉलिसी होती है, किस तरह से वो काम करती हैं। तो हमने जाना था कि वो जो है दूसरे कंट्री में जो लोकल कंपनी होती है उनके साथ ज्वाइंट होकर काम करती हैं। कई बार उनको बाय भी कर लेती हैं, तब वो उन पर काम करती हैं, या जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनसे वो काम कराती है और अपने ब्रांड का नेम लगाकर जो सामान होता है उसको सेल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है फोर्ड मोटर्स का। तो ये भी एक MNC है। तो देखिए कहा गया है कि एक अमेरिकन कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनी है एक। और आगे बताया गया है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इनका जो व्यापार है वो फैला हुआ है, और जो ये प्रोडक्शन का काम करती हैं ये 26 देशों के साथ मिलकर प्रोडक्शन का काम करती हैं। मैंने बताया था अभी आपको लास्ट वीडियो में कि जैसे चाइना से कुछ पार्ट मैन्युफैक्चर कराए जाते हैं, डिज़ाइन कहीं और से कराया जाता है, उनको तैयार कहीं और पर किया जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही ये 26 कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करती है। तो देखिए फोर्ड मोटर्स कम टू इंडिया इन 1995। तो फोर्ड मोटर्स जो है 1995 में इंडिया में आए थे और उन्होंने 1700 करोड़ रुपए जो है स्पेंड किए थे और एक लार्ज प्लांट लगाया चेन्नई के पास में। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन। तो एक इंडियन कंपनी थी जिसका नाम क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स, जो क्या बनाते थे, जीप और ट्रक बनाते हैं। बाय द ईयर 2004, अब 2004 तक फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 2700 कार इन द इंडियन मार्केट। तो उन्होंने देखिए 2700 कार को 2004 तक इंडियन मार्केट में सेल किया। वाइल 2400 कार वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। और उन्होंने 2400 कार्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में और ब्राज़ील में। द कंपनी वॉन्ट्स, कंपनी चाहती क्या है, टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाई बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो देखिए कंपनी का मेन मोटिव है कि वो ऐसे वो कुछ कंपोनेंट्स बनाए और वो पूरे संसार में, पूरे ग्लोब में, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में वो उन्हें एक्सपोर्ट करे। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन मीन्स होता है एकीकरण करना, जोड़ना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या होता है। तो देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है, एक वर्ड आया फॉरेन ट्रेड, ये जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं, उन्हें एक साथ कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करती हैं। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट। आपने हिस्ट्री में ट्रेड रूट के बारे में जाना होगा, जिन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कनेक्ट करने का काम किया इंडिया को, साउथ एशिया को, और मार्केट को एक साथ जोड़ने का काम किया ईस्ट और वेस्ट के, एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स। और बहुत बड़े पैमाने पर जो व्यापार है वो इन्हीं रूट से किया जाता था। Also, you would remember that it was trading interest which attract various trading companies such as the East India Company to India. तो देखिए आपको ये भी याद होगा, आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो ट्रेडिंग है ये अट्रैक्ट करती है बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज को। मतलब ये जो रूट्स हैं इन्हीं की वजह से जो ट्रेडिंग कंपनी है वो अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भारत में आई थी, उन्होंने वो पहले व्यापार करने के लिए आई थी, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कंट्री को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, शासन किया उन्होंने यहाँ पर, और अपने ही देश में जो लोग हैं
वो गुलाम बनकर रहे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है उनसे अपनी आज़ादी उन्हें मिली, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से जो कंपनी है वो अट्रैक्ट होती हैं दूसरी कंट्री की तरफ ट्रेड करने के लिए, और वहाँ पर वो जो है एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग का काम करती हैं। वैन देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो अब हम पढ़ेंगे जो ये फॉरेन ट्रेड है ना, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो देखिए टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market of their own country। तो देखिए पहले हम डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट होता है मार्केट्स ऑफ दियर ओन कंट्री, अपने खुद के देश की जो मार्केट होती है ना उसको डोमेस्टिक मार्केट कहा जाता है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है, ये जो फॉरेन ट्रेड होने लगा, इससे मौका मिलने लगा प्रोड्यूसर को कि वो अपने देश के बाहर की जो मार्केट है उसमें अपने सामान को सेल कर सके, बेच सके। प्रोड्यूसर कैन सेल दियर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो compete in markets लोकेट इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इससे उन्हें मौका मिला कि वो अपने देश में जो मार्केट है उसमें तो अपना सामान सेल कर ही रहे हैं, और इससे वो जो है दूसरे देश में जो मार्केट है वहाँ पर भी कंपटीशन करने लगे। सिमिलरली फॉर द बायर्स, बिल्कुल वैसा ही बायर्स के साथ होता है जो सामान खरीदते हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री, जो सामान है वो दूसरी कंट्री में जो बनाया हुआ सामान है उसे इम्पोर्ट किया जाने लगा, और इज वन ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड वाट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। जो अपने देश में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, बनाया जा रहा है, उसके अलावा उन्हें और भी चॉइसेस मिलने लगी। उन्हें और चॉइसेस किस रूप में मिलने लगी, जब सामान दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट होने लगा अपने कंट्री में तो उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस होती थी। वो अपने देश का सामान भी खरीद सकते हैं, दूसरी कंट्री का सामान भी खरीद सकती हैं। तो यहाँ पर सेलर को भी प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर जो बायर हैं उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। उनके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है फॉरेन ट्रेड की वजह से। आगे पढ़ते हैं। Let us see the effect of foreign trade through the example of Chinese toys in the Indian market। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम देखते हैं किस तरह से जो फॉरेन ट्रेड है उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है चाइनीज टॉयज़ का इंडियन मार्केट में। तो देखते हैं इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज़ आने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर लर्न्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। अब जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर थे जो टॉयज़ बनाते थे उन्हें मौका मिल गया अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट करने का भारत में, यानी कि वो अपने जो खिलौने थे उनके वो भारत में उन्हें लेकर आए। वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट हाई प्राइस, जितनी प्राइस पर वो वहाँ पर जितनी कॉस्ट में बनते थे उससे ज़्यादा हाई प्राइस पर वो सेल किए जाने लगे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया। तो उन्होंने क्या एक्सपोर्ट करना शुरू किया, प्लास्टिक टॉय एक्सपोर्ट करना शुरू किया इंडिया में। बायर इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज़। अब जो बायर थे यानी कि टॉय को खरीदने वाले थे, अब उनके सामने दो चॉइस थी। उनके पास इंडियन टॉयज़ भी थे और चाइनीज टॉयज़ भी थे। बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस, अब चीपर प्राइस होने की वजह से, कम प्राइस होने की वजह से और न्यू डिज़ाइन होने की वजह से जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए इंडियन मार्केट में। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ टॉय शॉप हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़। तो देखिए 70 से 80% टॉय शॉप जो है इंडियन टॉय शॉप की बजाय कौन सी टॉय शॉप आ गई, चाइनीज़ टॉय जो है बिकने लगे। वहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ की जो शॉप थी वो एस्टेब्लिश हो गई। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट दैन अर्लियर। अब जब इनकी ज़्यादा बिक्री होने लगी तो वो ज़्यादा चीपर हो गए, ज़्यादा सस्ते हो गए पहले की अपेक्षा, यानी कि पहले इतनी कम कॉस्ट नहीं होती थी, ज़्यादा सेल होने की वजह से उनकी कॉस्ट कम हो गई। व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो यहाँ पर हुआ क्या,
एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, क्या रिजल्ट है देखिए, चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट, जो चाइनीज टॉयज हैं वो इंडियन मार्केट में आए इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो गया इंडियन और चाइनीज टॉयज के बीच में। चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, तो जो चाइनीज टॉयज थे ना वो ज़्यादा सही साबित हुए। इंडियन बायर हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट लोअर प्राइस। अब जो इंडियन बायर्स थे उनके सामने बहुत अच्छी चॉइस थी टॉयज की, और वो भी लो कॉस्ट पर। फॉर द चाइनीज टॉय मार्केट दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। तो देखिए फॉर द चाइनीज टॉय मार्केट, चाइनीज टॉयज मार्केट के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, उन्हें वो मौका मिल गया। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट, और बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ इंडियन टॉय मार्केट में। दे फेसेस लॉस एज दियर टॉय आर सेलिंग मच लेस। तो यहाँ पर जो इंडियन टॉय थे उनकी सेल जो है, उनकी बिक्री जो है वो काफ़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा। अब जो चाइनीज़ टॉयज थे वो ज़्यादा बेटर थे, सस्ते थे, तो बायर क्या करेंगे, जो चीज़ सस्ती मिलेगी और अच्छी मिलेगी उसको ही बाय करेंगे। और वहाँ पर डिज़ाइंस भी बहुत सारे थे तो काफ़ी चॉइस हो गई, और जो इंडियन टॉयज थे वो काफ़ी लेस में चले गए। देखते हैं, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो देखिए ये जो ट्रेडिंग होने लगी, इससे जो ट्रेड है वो खुल गया और जो सामान है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने लगा। चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइज, अब जो चॉइस थी मार्केट में वो बढ़ गई, क्योंकि एक दूसरे मार्केट से सामान जब आने लगा तो चॉइसेस काफ़ी सारी हो गई। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइस थे वो बिल्कुल सेम हो गए, दोनों मार्केट में जो सामान था उनके प्राइस सेम हो गए। प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete against each other even though they are spread separated by थाउजेंड ऑफ माइल्स। तो देखिए हुआ क्या, जो प्रोड्यूसर हैं दो अलग अलग कंट्रीज के हैं वो काफ़ी क्लोजली कंपटीशन करने लगे। हालांकि वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूरी पर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन एक दूसरे से करने लगे, क्योंकि जब इतना सामान आने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा, इंपोर्ट होने लगा, तो एक दूसरे से कंपटीशन ज़्यादा होने लगा। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इस तरह से हमने जाना कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका क्या रिजल्ट होता है कि वो मार्केट को एक साथ जोड़ता है और एकीकरण करता है मार्केट का अलग अलग कंट्रीज के। तो आई होप आपको यहाँ पर फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट समझ में आ गया होगा। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना फॉरेन ट्रेड कहलाता है, और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि यहाँ पर जो मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए और उनका एकीकरण हुआ। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, चैप्टर का नाम भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इन द पास्ट टू और थ्री डिकेड्स मोर एंड मोर एमएनसीज के बारे में आप समझ गए हैं, इट इज अ कंपनी, ठीक है, हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर दियर प्रोडक्शन। तो ऐसा ही इनका मोटिव होता है कि वो जो है लो कॉस्ट पर अपने सामान को प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए यही बताया जा रहा है कि पिछले 2 और 3 दशकों में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो एमएनसीज हैं उन्होंने लोकेशन को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पर वो अपना सस्ते में प्रोडक्शन कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, पढ़ चुके हैं आप इन्वेस्टमेंट को भी, वो जो एमएनसीज के द्वारा किया जा रहा था वो बढ़ चुका था अब। एट द सेम टाइम, और इसी समय पर जो फॉरेन ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और जो फॉरेन ट्रेड है
कंट्रीज़ के बीच में वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs। अब जो एक बहुत बड़ा पार्ट है फॉरेन ट्रेड का, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? MNCs के। हमने पढ़ा था काफ़ी पावरफुल होती हैं और ये अपने प्राइस को, क्वालिटी को खुद से सेटल कर लेती हैं। तो ये देखिए ट्रेड, फॉरेन ट्रेड भी MNCs के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, द कार मैन्युफैक्चर, जो कि अभी हमने फोर्ड मोटर्स के बारे में पढ़ा था। द कार मैन्युफैक्चर प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट। तो देखिए जो फोर्ड मोटर आया इंडिया में, उन्होंने केवल इंडिया के लिए ही कार को प्रोड्यूस नहीं किया, इट ऑल्सो एक्सपोर्टेड कार टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को भी कार जो है वो सेल की, एक्सपोर्ट की। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरीज अराउंड द वर्ल्ड। और जो उसके कुछ और पार्ट्स हैं वो भी पूरे संसार में उन्होंने जो है एक्सपोर्ट करने शुरू किए। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट MNCs इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। तो इसी तरह जो MNCs हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड्स में, गुड्स के ट्रेड्स में और सर्विसेज में, यानी कि यहाँ पर सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती है इनके द्वारा। आगे पढ़ेंगे, द रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड। तो इन सब चीज़ों का क्या रिजल्ट हुआ? इन सब चीज़ों का रिजल्ट हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा, जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बढ़ा, और जो इंटीग्रेशन है वो सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन की बढ़ने लगी एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज़। और ये जो है सब चीज़ें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी होने लगी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने लगा, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ने लगा, इंटीग्रेशन भी बढ़ने लगा। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो यही ग्लोबलाइजेशन है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें इंटीग्रेशन होता है और इंटर कनेक्शन होता है कंट्रीज़ के बीच में। तो हम समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन होता है और इंटर कनेक्शन होता है बिटवीन कंट्रीज़। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो देखिए MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो MNCs हैं ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। कैसे? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। और इन्हीं के माध्यम से, यानी कि MNCs के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान, सर्विस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती हैं। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कनेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। तो देखिए कुछ दशकों से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे रीजन है वर्ल्ड के वो काफ़ी क्लोज आ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं पिछले कुछ दशकों में। और किसकी वजह से हुआ है? ये MNCs की वजह से हुआ है। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से जो MNCs हैं वो इंटरलिंक का काम करती है। आगे देखिए, बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। तो देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी से अलग एक और तरीका है जिससे जो कंट्रीज हैं एक साथ कनेक्ट हो सकती हैं। कौन सा तरीका है वो जानते हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाते हैं, दूसरे देश के लोग आकर अपने देश में सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन। अब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते क्यों हैं? ये जाते हैं बेटर इनकम के लिए, जिनकी इनकम बढ़ सके, अच्छी जॉब उन्हें मिल सके, अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर सके। तो इसलिए मूवमेंट करते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स
However, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restriction. तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से ट्रेड में हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट में हुआ है एमएनसीज के द्वारा, वैसा इंक्रीजमेंट जो है यहाँ पर पीपल के मूवमेंट में देखने के लिए नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जाती हैं, बहुत सारी बाधाएं लगाई जाती हैं। ऐसे ही नहीं इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट हैव अनेबल ग्लोबलाइजेशन। वो सभी फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है, जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आप समझ गए हैं क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है रैपिड इंटीग्रेशन, एकीकरण होना और इंटरकनेक्शन होना कंट्रीज के बीच में। ठीक है, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो देखिए रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए ये जो तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, इसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिछले कुछ 50 सालों से क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस अलोंग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ है, किसी भी सामान को बड़ी आसानी से लोअर कॉस्ट पर और काफ़ी जल्दी से बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो देखिए कंटेनर्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो देखिए गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स। तो जो सामान होता है ना उसे किस में रखा जाता है? कंटेनर्स में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक्स। तो जिन्हें किस में लाद दिया जाता है, फिर लोडेड कर दिया जाता है यहाँ पर शिप में, रेलवे और प्लेन्स और ट्रक, इनके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक सामान दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। तो इन्हें फिर उसमें लोड कर दिया जाता है। कंटेनर हैव लीड टू ह्यूज रिडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ हैंडलिंग कॉस्ट। तो देखिए ये जो कंटेनर्स है ना, इनकी वजह से जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट। और जो स्पीड है, एक्सपोर्ट की जो स्पीड है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज हो गई है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन। और इसी तरह से जो कॉस्ट है, जो प्राइस है ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट का, वो भी गिर गया है। दिस हैज़ अनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। अब एयरलाइन से भी बहुत इजी हो गया है कि हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो आई होप ये एग्जांपल आपने अच्छे से समझा होगा। फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में पढ़ा हमने ट्रांसपोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए even more remarkable have been the developments in इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह से अभी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा टेक्नोलॉजी में, उसी तरह से एक टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी भी कहते हैं। इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिला और रिमार्केबल डेवलपमेंट देखने के लिए मिला इन रिसेंट टाइम। अब हाल ही की बात की जा रही है,
टेक्नोलॉजी इन द एरियाज टू टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर। तो देखिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ हमें देखने के लिए मिल रही है। डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ चेंजिंग रैपिडली। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, इसमें आपका मोबाइल फ़ोन और फैक्स भी है। आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए ये एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में बैठे लोगों को आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, और बहुत ही जल्दी से इंफॉर्मेशन को हम कहीं पर भी भेज सकते हैं, कहीं से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, और काफ़ी दूर एरियाज में भी हम आसानी से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये सब किससे होता है, ये सब होता है जो कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका नाम क्या है, सैटेलाइट। ये सारी जो सुविधाएं हैं हमें सैटेलाइट से मिलती हैं। एज यू वुड बी अवेयर, और जैसा कि आप जानते ही हैं, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हैं और ये जो है हर एक फील्ड की एक्टिविटी में एंटर हो चुका है। यू मस्ट हैव ऑल्सो वेंटर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। और ऐसे ही आप जो इंटरनेट का अमेजिंग वर्ल्ड है इसके बारे में भी जानते होंगे। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। तो देखिए इंटरनेट से आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि आप चाहते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए हम बहुत, ये जो इंटरनेट है इससे हम बहुत ही जल्दी से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेज सकते हैं। एंड टॉक, बात कर सकते हैं वॉइस मेल के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, मतलब ना के बराबर की कॉस्ट पर हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी भी कहते हैं, हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस कंट्रीज। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसे हम आईटी भी कहते हैं, ये बहुत ही मुख्य रोल प्ले करती है प्रोडक्शन स्प्रेड आउट करने का, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस की प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था, हम एग्जांपल बताते हैं, हाँ कॉल सेंटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। हमने पढ़ा था कि इंजीनियर्स हैं वो आसानी से जो है इस प्रोसेस को समझ लेते हैं और वो जो है सभी जो एक कस्टमर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये किससे होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही होता है। और यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज भी जनरेट होती हैं उसमें। यहाँ पर समझते हैं यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन में आईटी का किस तरह से यूज़ है। तो देखिए, ए न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज़ टू बी डिज़ाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। तो देखिए रीडर्स कौन हैं, लंदन के हैं, और एक मैगजीन जो है पब्लिश होती है और वो लंदन के रीडर उसको पढ़ने वाले हैं, और ये डिज़ाइन की जाती है और प्रिंट की जाती है कहाँ पर, दिल्ली में। काफ़ी डिस्टेंस है ना, फिर भी। ए टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस। अब जो मटेरियल होता है पूरा कि किस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है मैगजीन का, क्या उसमें आपको मैटर लिखना है, वो सब इंटरनेट के थ्रू लंदन से दिल्ली ऑफिस में भेजा जाता है। द डिज़ाइनर इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर, और जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना दिल्ली ऑफिस में, वो उस ऑर्डर को लेते हैं टू डिज़ाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए
जो मैगज़ीन बनाई जा रही है ऑफिस में वो लंदन से आती है। उन सब की इंफॉर्मेशन, द मैगज़ीन इज़ डन ऑन अ कंप्यूटर, और जो मैगज़ीन है वो कंप्यूटर पर उसका पूरा प्रोसेस जो है तैयार किया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग के बाद द मैगज़ीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। तो देखिए एयर के द्वारा, यानी कि एरोप्लेन के द्वारा बाय एयर ये जो मैगज़ीन्स हैं ये कहाँ पर भेजी जाती हैं? लंदन भेजी जाती हैं। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिज़ाइनिंग and printing from a bank in London to the bank in Delhi is done instantly through the internet, यानी कि ई बैंकिंग। तो देखिए अब ये सारा प्रोसेस जो है हो जाता है पूरा, कि प्रिंट भी हो जाती है, डिज़ाइन भी हो जाती है, और वो लंदन भेज भी दी जाती है। अब आती है बारी पेमेंट की, और जो पेमेंट है वो भी ई बैंकिंग के द्वारा किया जाता है। लंदन बैंक के द्वारा दिल्ली बैंक को सेंड कर दिया जाता है पूरा पेमेंट ई बैंकिंग के द्वारा। तो देखिए इस तरह से जो इंटरनेट है वो काफ़ी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन क्या है फॉरेन ट्रेड का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, उसे हम जानते हैं। लिबरलाइजेशन वर्ड को अच्छे से समझते हैं, उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो देखिए लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो हम वापस से उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं जो कि एक एग्जाम्पल था किसका? चाइनीज टॉयज का, जो इंडिया में सेल किए जा रहे थे। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन टॉयज के ऊपर टैक्स लगा दे, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this। तो वो जो इम्पोर्ट कर रहे थे उन टॉयज को, तो उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ टैक्स बायर विल हैव पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। तो देखिए वो जो इम्पोर्टेड टॉयज हैं, वो जो दूसरे कंट्री से यानी कि चाइना से वो जो टॉयज लाए जा रहे हैं, तो बायर को उनके लिए जो प्राइस है वो हाई हो जाएगा उनके लिए। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी as cheap in the Indian market and imports of from China will automatically reduce। अब जो चाइनीज टॉयज होंगे वो इतने सस्ते नहीं होंगे इंडियन मार्केट में जितने कि पहले थे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो चाइनीज टॉयज हैं उनका इंपोर्ट घट जाएगा। इंडियन टॉयज मेकर्स विल प्रॉस्पर। अब क्या होगा, जो इंडियन टॉय मेकर हैं वो उनकी जो सेल थी वो पहले लेस हो गई थी, लेकिन अब वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज टॉयज है वो मार्केट में उतना नहीं आ पाएंगे। देखिए टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ये जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ये ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप। ये बैरियर क्यों कहलाता है? क्योंकि कुछ बाधाएं जो है, कुछ रोक लगा दी जाती हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि रेगुलेट आप कह सकते हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो इस बैरियर को यूज़ करती है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को घटाने या बढ़ाने, या हम रेगुलेट कह सकते हैं, करने के लिए। and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country। और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है ये टैक्स लगाकर कि कितना और कैसा सामान अपने कंट्री में उनको इंपोर्ट कराना है। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। तो उन्होंने जो है रोक लगा दी फॉरेन ट्रेड पर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो देखिए ये जरूरी भी था, ये जरूरी माना गया। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपने देश के, गवर्नमेंट को जो अपने देश के प्रोड्यूसर थे ना उनको प्रोटेक्ट करना था, जो सामान बना रहे थे उनको प्रोटेक्ट करना था, उन्हें फॉरेन ट्रेड से कंपटीशन नहीं करवाना था। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप
इन द 1950 एंड 1960। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप की गई थी अभी 1950 में और 1960 में, एंड कंपटीशन फ्रॉम imports at the stage would not have allowed these industries to come up। तो देखिए, अगर कंपटीशन होता उस समय पर तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये उतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाती इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ कंपटीशन होता, क्योंकि दूसरी कंट्री का भी सामान है हमारे देश में, अपने देश का भी है जो हाई कॉस्ट पर है, क्योंकि अभी अभी कंपनी जो है वहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वो भी एस्टेब्लिश हुई हैं, ज़्यादा दिनों से नहीं है, तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो जो इम्पोर्ट है वो बिल्कुल बंद कर दिया। दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स of only essential items such as machinery, fertilizers, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही थी जिन्हें इम्पोर्ट किया जा रहा था, वो थी मशीनरी, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम। नोट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ गिवन प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रो अ वेराइटी ऑफ मीन्स। तो इसी तरह जो हमारे डेवलप्ड कंट्री है ना, उन्होंने भी अपनी शुरुआत की स्टेज में ऐसा ही किया था। उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्पोर्ट था उसको रोक दिया था। स्टार्टिंग अराउंड 1991, अब 1991 के शुरुआत की बात यहाँ पर की जा रही है। सम फॉर रीचिंग चेंज इन पॉलिसी में कुछ चेंज किए गए, वर मेड इन इंडिया, जो इंडिया में बनाई गई थी। द गवर्नमेंट डिसाइड दैट, अब यहाँ पर देखिए 1950 और 60 के बाद 1991 की बात की गई है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट द टाइम हैड कम फ्रॉम इंडियन प्रोड्यूसर टू compete विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब, कि अब जो है जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी कुछ एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उन्होंने जो अपनी कंपनीज है अच्छे से सेटल कर ली हैं, तो अब जो है कंपटीशन करवाया जाए दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर से अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर से। तो देखिए, इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव दियर क्वालिटी। अब क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने नोटिस किया अगर कोई कंपटीशन करने वाला ही नहीं होगा तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, अपनी मर्जी से क्वालिटी जो है यूज़ करेगा, अपनी मर्जी से प्राइस रखेगा, अपनी मर्जी से प्रॉफिट को अर्न करेगा। लेकिन जब सामने कंपटीशन देने वाला होगा तो उसको क्वालिटी भी बेटर करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को देखना होगा। तो यही गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू की कि ये जो कंपटीशन है फिर से लागू करवा दिया, यानी कि जो बाधाएं उन्होंने लगाई थी वो हटा दी। दिस डिसीजन हैज़ सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो डिसीजन था ये सपोर्ट किया गया पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कुछ संस्थाएं थी जो काफ़ी पावरफुल थी, उनके द्वारा इनका समर्थन किया गया। दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड हैड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव, और इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई गई थी ना, उन बैरियर्स को हटा दिया गया। ठीक है, दिस मीन्ड दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजीली एंड सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर। तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये हो गया कि जो गुड्स है यानी कि सामान है, गुड्स का मीनिंग सामान होता है, वो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आसानी से, और जो फॉरेन कंपनीज है और फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप की जा सकती हैं, ऑफिस सेटअप की जा सकते हैं दूसरी कंट्री में। यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम लिबरलाइजेशन क्या है। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें लिबरलाइजेशन आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, वो जो बैरियर्स लगाए गए थे, वो जो बाधाएं लगाई गई थी ना गवर्नमेंट के द्वारा, उनको हटाना इज व्हाट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, इसको ही लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इनको हटाना गवर्नमेंट के द्वारा लिबरलाइजेशन कहलाता है। आई होप लिबरलाइजेशन की
डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो मतलब आप फ्रीली वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सामान हमें इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत कम बाधाएं लगाती है। अगर लिबरलाइजेशन की बात करें उस समय पर बहुत कम बाधाएं लगाती हैं। और पहले 1950 और 60 की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए थे कि सामान जो है वो इम्पोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो उस तरह से अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारी बाधाएं जो है हटा दी थी, और इसे ही क्या कहा जाता है, लिबरल कहा जाता है। यानी कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ बैरियर्स को हटाना, बाधाओं को हटाना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, यही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। और ये काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, यहाँ तक ही आपको समझना। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।